नमस्कार। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है मेरे इस YouTube क्लास में। आज जिस पत्र की हम लोग चर्चा करेंगे उस पत्र का नाम है भारत में राज्यों की राजनीति। भारत में राज्यों की राजनीति का जो आधार है उसे हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से विभाजित करते हैं। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी भारत में राज्यों की राजनीति के सामाजिक आधार की। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत में राज्यों की राजनीति के आर्थिक आधार की चर्चा करेंगे। हम लोग देखते हैं कि भारत में आज की तारीख में 28 राज्य हैं। इसके अलावा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 5 अगस्त 2019 को पूर्व में जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको सरकार ने 2 भागों में विभाजित कर दिया। लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और जम्मू कश्मीर को दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो पहले जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी, अब वो 9 हो गई और राज्यों की संख्या जो 29 थी वो घटकर 28 हो गई। तो हमारा विषय है कि राज्यों की राजनीति का आर्थिक आधार क्या है। जब अंग्रेजों ने सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी तो देश के लिए एक नया संविधान बनाया गया और संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने केंद्रीय सरकार को ज़्यादा अधिकार सौंपे और साथ ही साथ दायित्व भी ज़्यादा दिए। उसके पीछे उनकी सोच थी कि भारत 1000 वर्षों तक बाह्य आक्रमणों से प्रताड़ित हुआ, यहाँ की जनता पीड़ित हुई और शत्रु विदेशी आक्रांता तभी हमारे देश में हमारे लोगों को प्रताड़ित करने में, उनका शोषण करने में सफल हुए जब भारत के अपने लोगों की केंद्रीय सत्ता कमजोर थी। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे केंद्र की रचना की जो हर तरह से शक्तिशाली हो, न सिर्फ उसके पास अधिक शक्तियां हो, उन शक्तियों को क्रियान्वित करने के लिए उसके पास आर्थिक संसाधन भी भरपूर हो। तो ऐसे में उन्होंने जो संविधान बनाया उसमें एक तरह से देश के आर्थिक व्यवस्था पर भी बहुत हद तक केंद्र सरकार का नियंत्रण हो गया। जो कर का ढांचा बनाया गया उसके तहत केंद्र सरकार को आयकर वसूलने का अधिकार मिला, केंद्र सरकार को ही आयात और निर्यात कर लगाने का अधिकार प्राप्त हुआ, केंद्र सरकार ही निगम कर लगाती है। तो ये केंद्र सरकार की आय के प्रमुख स्रोत हैं। प्रांतीय सरकारों को मुख्य रूप से भू राजस्व से प्राप्त आय, वस्तुओं की खरीद बिक्री से प्राप्त आय पर गुजारा करना, यानी कि भू राजस्व और वस्तुओं की खरीद बिक्री राज्यों की आय के प्रमुख साधन माने जाते हैं। हम पाते हैं कि कालांतर में केंद्रीय सरकार ने विभिन्न प्रकार के करारोपण के जो नियम बनाए उससे राज्य सरकारों के आय के साधन सींचते चले गए।
पहले चुंगी लगा करती थी जब एक राज्य का सामान दूसरे राज्य में जाता था। केंद्र सरकार ने बहुत से ऐसे कानून बनाए जिसमें बहुत सारी चीजों पर चुंगी लगनी समाप्त हो गई। केंद्र सरकार ने कई बार विभिन्न प्रकार की कर रियायतें भी दी जिससे राज्य सरकारों को नुकसान होता था, क्योंकि उनको मिलने वाले हिस्से में कमी आ जाती थी। एक और चीज थी, पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स हाल में आया है, लेकिन इससे पहले वैल्यू एडेड टैक्स का प्रावधान था। तो वैल्यू एडेड टैक्स में भी पहले के मुकाबले राज्य सरकारों की आय घट गई थी। और अभी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर जो लगता है, तो ऐसा माहौल बनाया गया था कि इससे न सिर्फ राज्य सरकार को फायदा होगा, केंद्रीय सरकार को भी फायदा होगा, बल्कि आम जनता को भी फायदा होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वास्तव में अभी तक केंद्रीय सरकार के राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ही इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स में इतना जो झोल झमेला है उसे ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो आम जनता, व्यापारियों के लिए इसको समझना बड़ा ही कठिन है। हम ये मानकर चल सकते हैं कि यह एक बहुत अच्छी करारोपण की व्यवस्था होगी, तभी केंद्र सरकार ने इसको लागू करने का निर्णय किया। लेकिन इसकी जो कमियां हैं और इसकी जो जटिलताएं हैं, इसको दूर करने की जरूरत है। एक और चीज है केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा। तो इसके लिए संविधान में प्रावधान है। केंद्र सरकार वित्त आयोग की नियुक्ति करती है और यह वित्त आयोग ही केंद्र और राज्य के बीच जो वित्त है उसके बंटवारे का काम करता है। तो केंद्र सरकार बहुत सारे ऐसे कर वसूलती है जिसमें से राज्यों को हिस्सा मिलता है। इसके अलावा देश में विकास को एक निश्चित स्तर देने के लिए और निश्चित नियमों के तहत आगे बढ़ाने के लिए प्रांतों को विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। धीरे धीरे योजना आयोग को एक बेहद शक्तिशाली संस्था के रूप में बनाया गया। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे और देश के वित्त मंत्री, योजना मंत्री और महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री जैसे कृषि मंत्री, सिंचाई मंत्री, उद्योग मंत्री इस आयोग के पदेन सदस्य हुआ करते थे। देश के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव या अंग्रेजी में जिसे कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं, वह इस योजना आयोग का पदेन सचिव होता था। खैर धीरे धीरे योजना आयोग के स्वरूप में परिवर्तन हुआ और जो केंद्रीय मंत्री थे वो इसमें से बाहर हो गए। उसके बदले योजना आयोग के अध्यक्ष के पद, उपाध्यक्ष के पद को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया। अध्यक्ष पदेन रूप में प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग में केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिव के स्थान पर सरकार ने अलग से सचिव की नियुक्ति करनी शुरू की और धीरे धीरे योजना आयोग एक ऐसी संस्था बन गई जिसे सुपर कैबिनेट कहा जाने लगा। बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आते, योजना आयोग के दरबार में जाते और योजना आयोग के निर्देशानुसार ही उन्हें अपने राज्यों के विकास के लिए योजनाएं बनानी पड़ती थी। योजना आयोग एक संवैधानिक सत्ता है, एक
एक ऐसा संस्थान है जिसकी संविधान में कोई चर्चा नहीं थी, और प्रायः मुख्यमंत्री और प्रांतीय सरकारें योजना आयोग के उनके राज्यों के विकास के मामलों में दखल का विरोध करते थे। राज्यों की हमेशा से मांग रही कि उन्हें अपने अनुसार, अपने राज्य की जरूरतों के अनुसार योजना बनाने की स्वतंत्रता दी जाए। और योजना आयोग के प्रति यह विरोध सिर्फ विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों या उनकी सरकारों का नहीं था, बल्कि कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के शासन के दौर में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने भी बहुत बार योजना आयोग के बहुत ज़्यादा शक्तियां अपने हाथ में ले लेने का विरोध किया था। 1914 के मध्य में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी और उसने योजना आयोग को समाप्त कर दिया, और उसके बदले में नीति आयोग की स्थापना की गई। और नीति आयोग एक थिंक टैंक है, एक विचार समूह है, जिसका मुख्य कार्य देश के विकास के लिए चिंतन करना है। राज्यों और केंद्र के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के बीच समन्वय के लिए सुझाव देना, देश विदेश के बेहतरीन विचारकों के विचारों को सामने लाना, और यह स्वतंत्रता राज्यों के ऊपर छोड़ देना कि वे अपने प्रांत के विकास के लिए किस प्रकार से योजनाएं बनाना चाहते हैं। राज्यों की राजनीति के आर्थिक पक्ष में एक और बात है। जो खनिज संसाधन से संपन्न प्रांत है, उनको हमेशा से ये शिकायत रही कि उनके क्षेत्र में उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ। 15 नवंबर 2000 के पूर्व बिहार, जिसे अब हम एकीकृत बिहार कहेंगे, उसमें झारखंड शामिल था, देश का लगभग 46% खनिज उत्पादन करता था। उसकी हमेशा यह शिकायत रही कि एकीकृत माल भरा प्रणाली के कारण उसको नुकसान हुआ। ये केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना थी जिसमें कोई भी उद्योगपति देश के किसी भी भाग में उद्योग लगाए, उसको कच्चे माल का परिवहन करने में वही राशि देनी पड़ती थी भारतीय रेलवे से परिवहन करने में, जो किसी निकटतम स्थान तक कच्चे माल के परिवहन में लगती है। तो इससे नुकसान ये हुआ कि एक उद्योगपति अगर तब के बिहार के सिंहभूम जिले से कच्चा लोहा निकालकर गुजरात में स्टील प्लांट लगाना चाहता है, तब भी उसे उतना ही भाड़ा चुकाना पड़ता जितना उसे सिंहभूम जिले के बगल में रांची जिले में किसी स्टील प्लांट लगाने में परिवहन में लागत आती। तो इसका नतीजा ये हुआ कि खनिज संसाधन वाले राज्यों में खनिजों के उत्खनन के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया, विस्थापन की समस्याएं हुई, लेकिन राष्ट्रीय एकता के नाम पर उन्हें अपने हितों की कुर्बानी देनी पड़ी, विकास किसी और क्षेत्र में हुआ। तो ऐसी शिकायतें थी। फिर जितने भी खनिज संसाधन वाले राज्य थे, जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार का दक्षिणी हिस्सा जो अब झारखंड बन चुका है, इन सभी जगहों पर स्थानीय लोगों की शिकायतें थी कि उनके क्षेत्र का आर्थिक विकास नहीं हुआ। तो संसाधनों का फायदा आम लोगों तक पहुंचे, क्षेत्रीय लोगों तक पहुंचे, ये राज्यों की राजनीति में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। हम लोग देखते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ के लोगों की अक्सर ये शिकायतें होती हैं कि वहाँ के उद्योग धंधों में दूसरे प्रांतों से, खास तौर पे
उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, बंगाल से आए हुए लोग काम करते हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। इन प्रांतों के लोगों की शिकायत होती है कि केंद्र सरकार सारे औद्योगिक जो महत्वपूर्ण उपक्रम हैं वो पश्चिमी राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में स्थापित करती है, तो इन राज्यों के लोगों को वहाँ जाना पड़ता है काम के लिए, काम ढूंढने के लिए, वहाँ भी मेहनत करते हैं, फिर भी उनको प्रताड़ित किया जाता है। उत्तर भारत के राज्यों का यह भी आरोप रहता है, खासतौर पे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का, कि केंद्र सरकार इन क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम करती है। तो केंद्रीय सहायता में भेदभाव का आरोप अक्सर प्रांतीय सरकारें केंद्रीय सरकार पर लगाती रही हैं। भारत के हिंदी भाषी राज्यों की सरकारों की सबसे बड़ी विफलता ये है कि वे श्रमिकों का निर्यात करने वाले राज्य थे। इनके पास हर तरह के संसाधन थे, विशाल बाजार उपलब्ध था, लेकिन छोटे छोटे उद्योग लगाने में ये असफल रहे, जिसके कारण श्रमिकों को हमेशा से परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा है। तो आज इन राज्यों की राजनीति में उद्योगों के स्थानीयकरण की मांग प्रखर हो चुकी है और वर्तमान हालात में इन राज्यों को इस स्थिति पर ध्यान देना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भारत के राज्यों की राजनीति के आर्थिक आधार के ऊपर बात की। अगले वीडियो में हम लोग इस प्रश्न के आखिरी भाग अर्थात राज्यों की राजनीति के राजनीतिक और संवैधानिक आधार की बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और पूरे मनोयोग